हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, नीट 2024 में अब बहुत कम टाइम बचा है और जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, स्टूडेंट्स हो या पेरेंट्स, एक ही क्वेश्चन बार बार माइंड में आता है, क्या इस बार हम एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे? क्या हम अच्छे मार्क्स के साथ अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट ले पाएंगे? और जो स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनके पेरेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, क्या हमारा बच्चा इस बार नीट में टॉप में रैंक ला पाएगा? सच पूछो तो यही कंडीशन हम टीचर्स की भी है। हर वो टीचर जिसने साल भर बच्चे के साथ अच्छे से मेहनत किया है, बच्चे के साथ दिन रात एक करके उसको मोटिवेट किया है, अच्छे से गाइड किया है, उनके माइंड में भी यही क्वेश्चन आते हैं कि जो बच्चा प्रेजेंट टाइम पे बाउंड्री लाइन पे है, कैसे उसको पुश करके इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया जाए, और जो बच्चा अच्छा कर रहा है कैसे उसको उसके स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाया जाए, और जो बच्चे साल भर अच्छे से मेहनत करते आए हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, कैसे उनको नीट 2024 में टॉप रैंक में लाया जाए। हम टीचर्स के माइंड में भी ऐसे क्वेश्चन उठते हैं, हमें भी टेंशन होती है, हमें भी एंजाइटी होती है, लेकिन मैं एक बात अच्छे से समझता हूं, प्रेजेंट टाइम पे ना तो काम चलेगा टेंशन लेने से और ना ही काम चलेगा एंजाइटी होने से। हमारा काम तो चलेगा सिर्फ बचे हुए टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने से। यानी जो टाइम हमारे पास बचा है, अगर इसको हम अच्छे से प्लान्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में, पूरे डिसिप्लिन, डेडिकेशन, पूरा एनर्जी, पूरा फोकस, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ अगर अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो हम अच्छी रैंक, अच्छे मार्क्स के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हैं। तो क्या होना चाहिए वो आपका प्लान, आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी आज मैं आपको बताऊंगा लास्ट 10 डेज रिवीजन प्लान। और एक बात मेरी जरूर ध्यान रखना भाई, आपने 10 महीने जो मेहनत की है और लास्ट के 10 दिन में जो मेहनत आप करेंगे ये बिल्कुल बराबर लगेगी। आपने पूरे 10 महीने दिन रात एक करके मेहनत की, लेकिन इस 10 दिन में उसको आपने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया, अच्छे से उसको रिवाइज नहीं किया, उसमें कमियां फाइंड आउट नहीं की, अपनी कमियों पे काम नहीं किया, तो पूरी मेहनत में पानी फिर जाएगा। तो ये 10 दिन हमें दिन रात एक करके, अपना मुंह बंद करके, अपने कान बंद करके, पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इस प्लान के साथ साथ मैंने आपके लिए एक डूज एंड डोंट की लिस्ट बनाई है, जो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम डेज में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक बात मैं आप सबको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, 5th मई को 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे, एक तो ड्रॉपर, दूसरा डॉक्टर। ड्रॉपर और डॉक्टर में एक छोटा सा डिफरेंस ये होगा, ड्रॉपर वो स्टूडेंट होंगे जो एक ही मिस्टेक को बार बार करेंगे, 100 बार करेंगे। दूसरी और डॉक्टर वो स्टूडेंट होंगे जो 100 मिस्टेक्स को सिर्फ एक बार करेंगे। यानी एक बार जो मिस्टेक हो गई उस मिस्टेक से सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, उस मिस्टेक को दोबारा नहीं होने देंगे। तो ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप एक मिस्टेक को बार बार करने की बजाय 100 मिस्टेक को सिर्फ एक बार करें, उस मिस्टेक से सीखें और लाइफ में आगे बढ़े। फिर इसके बाद नेक्स्ट, अब रिवीजन प्लान की अगर बात की जाए, देखो भाई ये 10 डेज बड़े ही क्रूशियल है, इनको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। इन 10 डेज में बच्चों के माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, नोट्स पढ़ने चाहिए, या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? देखो, अगर आप ओनली नोट्स पढ़ेंगे, ओनली एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा कि मैं रिवीजन कर रहा हूं, लेकिन ये प्योर फेक कॉन्फिडेंस होगा। इससे आपको ऐसा लगेगा कि आपका अच्छे से रिवीजन हो गया, आपका सिलेबस प्रिपेयर हो गया, लेकिन नीट में अच्छा स्कोर नहीं आएगा। दूसरी ओर जब आप क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करेंगे, उससे आपका रियल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा हाँ यार रिवीजन हो रहा है। इसकी ये ड्रॉबैक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों चीजों को एक साथ लेके चलेंगे। यानी हम साथ के साथ नोट्स और एनसीईआरटी को भी रिवाइज करेंगे और साथ के साथ हम अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। क्वालिटी क्वेश्चन हमारा रियल कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और ये हमारे ब्रेन को स्ट्रेंथ देंगे जब हम नोट्स और एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले देखो भाई, बायो में आपको क्या करना है, अब आपको बार बार पूरी एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत नहीं है। जो आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स है, ऐसे पॉइंट्स जो आप भूल जाते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को आपको बार बार रिवाइज करना है
उन पॉइंट्स के आपको गो थ्रू हो जाना है, बस इतना सा काम आपको करना होगा। ठीक, कितने आवर्स कितना कितना टाइम देना वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा अगर हम केमिस्ट्री में बात करें, केमिस्ट्री में भी आप फुली एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट रहेंगे। अगर आपने कृष्णा बैच देखा है उसमें जो मैंने एनसीईआरटी के हाईलाइटेड पॉइंट आपको दिए हैं वही आपको रिवाइज करने हैं, या जो बच्चों ने रैंकर बैच से रैंक बूस्टर कोर्स से पढ़ा है वो सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे। उसमें एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे मैंने येलो हाईलाइटेड करके लिखवा रखे हैं। डॉक्टर और आपका नेम जिस पॉइंट के आगे लिखवा रखा है वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप सिर्फ उन पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे। थर्ड, फिजिक्स में अगर आपने कोई शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, फॉर्मूला बुक बनाई है, या आपके ऐसे नोट्स हैं जिनसे आप फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो, वो आपको देखना है। लेकिन अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर इतना सब कुछ 10 दिन में हर चैप्टर का हम कैसे कर पाएंगे? 10 दिन पूरे नहीं देने, 10 दिन का हम इसमें सिर्फ 60 to 70% टाइम देंगे, बाकी इधर क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी तो टाइम देना है। सर फिर इतना जल्दी कैसे होगा? सब कुछ होगा, थोड़ा देखते जाओ। ये हो गया आपका थियरी वाला पार्ट जो आपके ब्रेन को स्ट्रेंथ देगा, आपके ब्रेन का कॉन्फिडेंस बनाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की। ये आपको रियल कॉन्फिडेंस देगा, ये आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ये आपको विश्वास दिलाएगा इस बार आप अच्छी रैंक लाने जा रहे हैं। तो क्या करना है भाई, लास्ट टाइम पे ऐसा तो है नहीं कि आप 10 दिन में 10,000 क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें क्या करना है, कम क्वेश्चन करने हैं लेकिन क्वालिटी क्वेश्चंस करने हैं, और वो क्वेश्चन करने हैं जो पहले आप कर चुके हैं। क्योंकि अगर आपने नया क्वेश्चन किया, नया टॉपिक पढ़ा, उससे ये दिक्कत हो सकती है कि आपको डर लगने लग जाए, आपके हाथ पांव फूलने लग जाए, यार ये इस पैटर्न का तो मेरे को आता ही नहीं है। तो नया क्वेश्चन नहीं करेंगे, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जो क्वालिटी क्वेश्चन है, जहां से नीट एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो क्या करोगे भाई, आपको याद होगा बीट की जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें टोटल कितने मेजर टेस्ट है? 14 मेजर टेस्ट है, या आप यूं बोल दो जो गोल है, गोल टेस्ट सीरीज में भी आपके वही 14 मेजर टेस्ट हैं जो आपके बीट वाले टेस्ट हैं। ठीक, इन 14 मेजर टेस्ट को ही आपको रिवाइज करना है। लेकिन अभी तक आपके कितने टेस्ट हुए हैं? 4 तो आपके क्लास वाइज टेस्ट हुए हैं, 6 आपके फुल सिलेबस टेस्ट हुए हैं, तो 10 टेस्ट आपके हो चुके हैं और 4 टेस्ट होने बाकी हैं। तो इन 14 टेस्ट के एक एक क्वेश्चन को अगर हम री अटेम्प्ट कर ले, हम रिवाइज कर ले, हम उसका एनालिसिस कर ले कि हम क्या मिस्टेक कर सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो यहां पे आपके 2800 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और लास्ट के दिन में ऐसे 2800 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जो आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं, जहां पे आपको सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे अच्छा आपके लिए क्या हो सकता है? तो आपको सिर्फ ये करने हैं। अब इनको टाइम कितना देना है? टाइम पे आ जाते हैं भाई। जो आपका ये नोट्स रीडिंग का टाइम होगा, एनसीईआरटी रीडिंग का टाइम होगा, इसको डेली हम मैक्सिमम 7 आवर्स का टाइम देंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डेली हम मैक्सिमम 3 आवर्स का टाइम देंगे। इतना टाइम आपको देना है, यानी डेली 10 आवर्स आपको स्टडी करना है। लेकिन डेली 10 आवर्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 10 आवर्स ही करना है, आपको कोशिश ये करनी कि 24 आवर्स में से हम कम से कम 12 घंटे की सेल्फ स्टडी अच्छे से कर पाए। सिर्फ 12 घंटे की, इससे ज्यादा नहीं करना, इससे ज्यादा कर भी नहीं सकते। अगर आप कहते हैं मैं तो 18 घंटे पढ़ता हूं, 18 घंटे पढ़ते नहीं आप बुक लेके बैठते हैं। मैं पढ़ने की बात कर रहा हूं, कम से कम 10 घंटे, मैक्सिमम 12 घंटे, कहीं पे टाइम एडजस्ट करना पड़ जाए तो वो इस 2 घंटे में हो जाएगा। ठीक, अब देखो कैसे कैसे क्या क्या होगा, पूरा प्लान मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री के बारे में बता देता हूं आपको। केमिस्ट्री में क्या करना है भाई, केमिस्ट्री में डेली 2 चैप्टर उठाओ, 2 या 3। जैसे मान लीजिए पहले दिन आपने क्या किया, मोल कॉन्सेप्ट प्लस एटॉमिक स्ट्रक्चर उठा लिया। मोल कॉन्सेप्ट आपको पूरा नहीं पढ़ना, इसमें यार थोड़े से फॉर्मूले हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और कुछ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, ऐसे कुछ कुछ आपके थियोरेटिकल पॉइंट्स है। बस ऐसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर में थियरी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन इसमें फॉर्मूले भी है, लेकिन बहुत आसान है इन कंपैरिजन टू मोल कॉन्सेप्ट। तो ये 2 चैप्टर आप एक दिन में करेंगे। कितना कितना टाइम लगाना है? मेरे हिसाब से आधा घंटा तो लगेगा आपको मोल कॉन्सेप्ट में, और 40 से 45 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो इसके लिए कितना टाइम काफी? 2 आवर्स काफी। तो डेली केमिस्ट्री को आपको 2 आवर्स देना मैक्सिमम टाइम है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। सेकंड डे आप क्या करेंगे, पीरियोडिक टेबल प्लस केमिकल बॉन्डिंग को रिवाइज करेंगे, ऐसे ही 2 घंटे में। ये पूरा रिवाइज नहीं करना कि पहली लाइन पढ़ रहे हो पीरियोडिक टेबल में क्या लिखवा था सर ने, आयनेशन एनर्जी की डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, वो सब आपको आता है। आपको ओनली इंपोर्टेंट पॉइंट्स पे, येलो हाईलाइटेड पॉइंट्स पे, जहां पे मैंने डॉक्टर पॉइंट्स लिखवाए हैं, उन पे आपको फोकस करना है।
ठीक, फिर इसके बाद तीसरे दिन हम क्या करेंगे, तीसरे दिन हमारा काम होगा जो आपका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है एनडी एंड एफ ब्लॉक, और जो पी ब्लॉक का अगर देखना चाहो वो भी आप इस टाइम पे देख सकते हैं। वैसे पी ब्लॉक मैंने पूरे का पूरा आपको केयर टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू अच्छे से करा दिया, अलग से पी ब्लॉक आपको एनसीईआरटी से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, फिर फोर्थ डे हमारा क्या होगा, आईयूपीएसी हो जाएगा, इसके अलावा आपका आइसोमेरिज्म आ जाएगा, GOC1 ये आपको रिवाइज करना है। फिफ्थ डे आप क्या करेंगे, GOC2 रिवाइज करेंगे पूरा 2 घंटे बैठ के। फिर इसके बाद यहां इधर लिख देता हूं, 6th डे हमारा रहेगा हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल, और 7th डे कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस आ जाएगा, इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स। ठीक, 8th डे को हम रिवाइज करेंगे थर्मो, रेडॉक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, 9th डे हमारा रहेगा आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स, और 10th डे हमारा रहेगा सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो पूरी केमिस्ट्री आपकी 10 दिन में ऐसे अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। और किसी भी चैप्टर में देख लो, आपको आधा पौना या 1 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या है भाई, जिनका पहला रिवीजन हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है, तीसरा रिवीजन कर रहे हैं, और जिनका पहला रिवीजन हो चुका ना उनको भी अब यही करना है, क्योंकि आपके पास सेकंड रिवीजन का टाइम नहीं है, आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट होने वाला है, अब आप इसको फॉलो करेंगे। ठीक, तो ये पूरा प्लान हो गया केमिस्ट्री का। तो सिमिलर वे में आपको एक प्लान बनाना है किसके लिए, बायो के लिए। बायो के लिए क्या करेंगे भाई, बॉटनी और जूलॉजी के डेली 2-2 चैप्टर उठा लो। किसी दिन बड़ी यूनिट है तो दोनों का 1-1 ले लेना, नहीं कोशिश करो छोटी यूनिट तो 2-2, एक दिन में 4-4 यूनिट, आधा घंटा बायो की 1 यूनिट, आधा घंटा दूसरी यूनिट, ऐसे जूलॉजी की आधा 1 घंटा, तो मैक्सिमम 2 घंटे। समझ आया। और जिस दिन बड़ी यूनिट है भाई, अब आप मोर्फोलॉजी कर रहे हो, प्लांट फिजियोलॉजी कर रहे हो, तो ये तो एक दिन हो पाएगी, ऐसे है ना, मतलब 1-1 यूनिट हो पाएगी एक दिन में, 1-1 घंटा आपको देना पड़ेगा। और अब बात करें अगर फिजिक्स की, ऐसे आप इसका 10 डेज का प्लान खुद से लिख लेंगे। केमिस्ट्री का मेरा सब्जेक्ट है, मैंने लिख के बता दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कहां पे कितना एफर्ट देना है, बायो के आप एक्सपर्ट हैं। ऐसे ही आपको फिजिक्स का करना है। फिजिक्स में क्या करना है, सिंपल, डेली 2 से 3 चैप्टर करने की कोशिश करना है, ज्यादा नहीं करना, 2 से 3 चैप्टर करने की कोशिश करो। लेकिन जैसे केमिस्ट्री और बायो में हमने 2-2 घंटे दिए हैं, तो ऐसे ही फिजिक्स में हम डेली कम से कम 3 घंटे का टाइम देके चलेंगे, क्योंकि इसमें थोड़े से ज्यादा एफर्ट आपको लगाने होते हैं। तो ये 7 आवर्स की डेली की स्टडी आपकी हो जाएगी। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये आ जाएगा, सर इतने दिन से आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री चला रहे थे, यहाँ पे केमिस्ट्री बायो फिजिक्स पूरा हो गया, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री तो आप भूल गए। भाई प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में अगर आप एक दिन में रटने की कोशिश करेंगे ना, फिर तो आएगी आपको दिक्कत। लेकिन ये देखो, मैंने 12 लेक्चर में आपको पूरी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ा रखी है। आपकी ये जो बुक है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की, इसमें 12 लेक्चर के नोट दे रखे हैं, तो कोई लेक्चर छोटा मोटा भी है तो कोशिश करो कम से कम डेली एक लेक्चर को 15 मिनट दे दो, बस, इससे ज्यादा टाइम नहीं, 15 मिनट बहुत है। नोट्स रीड करने हैं, क्योंकि अब तो मैं आपको यूट्यूब पे भी सारी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करा चुका हूं ना, तो वहां इतना अच्छे से समझा दिया। बस आपको वो हाईलाइटेड पॉइंट जो है ना, इसमें जितने भी ब्लू कलर से पॉइंट लिखे हुए वो देखना है। और 15 मिनट भी मैंने ज्यादा बोली है, 15 मिनट लगेगी नहीं एक लेक्चर को देखने में। ठीक, तो आराम से इसके साथ साथ ये भी हो जाएगा। या किसी को ऐसा लगता नहीं सर मैं तो एक्स्ट्रा दिन दे दूंगा एक, तो पूरा एक दिन आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ आया पूरा आपको 10 दिन का स्टडी प्लान। अब आ जाओ अपने पेपर्स कैसे करने हैं। भाई देखो, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि 22 अप्रैल तक आपका सबका फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन या जो भी काम पेंडिंग है वो पूरा हो जाएगा। और ये जो मेरा प्लान है ये आप 23 अप्रैल से एग्जीक्यूट करेंगे। कब तक, 23 अप्रैल से मैक्सिमम 3rd मई तक, मैं ये मान के चल रहा हूं, क्योंकि 4th मई को हम ओनली मिस्टेक्स वाली कॉपी रिवाइज करेंगे और 5th मई को हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ नीट एग्जाम देने जाएंगे। ठीक, तो अब देखो 23 अप्रैल से कैसे भाई, इस बीच में क्या होगा, 22 अप्रैल को आपका बीट का टेस्ट है, फिर इसके बाद 26 अप्रैल को है, फिर 29 अप्रैल को है, और फिर 2 मई को है। तो इन दिनों तो आप टेस्ट का रिवाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन नोट्स तो पढ़ ही सकते हैं ना आपने। तो इन दिनों आपको क्या करना है, देखो आपके टोटल 14 टेस्ट थे। पहले दिन क्या करना, 23 को आप क्लास 11 के 2 टेस्ट है, दोनों टेस्ट को उठाना और रिवाइज करना है। रिवाइज पता कैसे करना है, ये नहीं कि 3.5 घंटे बैठ के पूरा टेस्ट कर रहे हैं, नहीं, आप टेस्ट लेके बैठ जाओ। आप ये देखो कि ये क्वेश्चन तो आपका हो गया था, इसमें ये डाउट आया था, ये मिस्टेक आपने की थी, उसको ऐसे गो थ्रू हो जाना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है यार ये कैसे सोल्व किया था मैं तो भूल गया, उसको सोल्व करके देख लो।
ठीक, ये नहीं कि हर क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर सोल्व कर रहे 3-3 घंटे लगा रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया, अगर ऐसा आप करेंगे, एक टेस्ट में मैक्सिमम आपको 1.5 घंटा लगेगा। ये मान के चलो पूरी बायो के 100 क्वेश्चन देखने में कितना टाइम लगने वाला है? मैक्सिमम 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। ऐसे ही केमिस्ट्री में 15 से 20 मिनट 50 क्वेश्चन देखने हैं, गो थ्रू होना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो आप सोल्व कर चुके हैं, सोल्व तो करना नहीं है, अब तो देखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन था, इसमें मैं फंस गया था, इसमें मैंने मिस्टेक की थी, ये मैं सोल्व नहीं कर पाया था, इसका ये एनालिसिस मैंने किया था, तो ऐसे सिर्फ देखने हैं। तो ऐसे 1.5 घंटा अगर हम लगा दें तो कितना टाइम हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पूरा 3 घंटे। तो 7 घंटे नोट्स पढ़ना और 3 घंटे आपको क्या करना है भाई, जो आपके टेस्ट है डेली 2-2 वो करने हैं। 23rd को हो गए 2, फिर 24th को क्या करना है? क्लास 12 के 2 टेस्ट करोगे। फिर 25 अप्रैल को क्या करोगे? पहला और दूसरा मेजर टेस्ट कर लोगे। ठीक, फिर 26 को कुछ नहीं करना टेस्ट, क्योंकि 26 को आपका बीट का टेस्ट रहेगा। और 27 को क्या करना? 27 अप्रैल को आपको 3rd एंड 4th मेजर टेस्ट को ऐसे ही रिवाइज करना है। 28 मई को आप 5th एंड 6th मेजर टेस्ट को रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद 30th अप्रैल को आप 7th एंड 8th मेजर टेस्ट को रिवाइज करेंगे। ये हो गया आपका पूरा प्लान। अब 1 मई को एक काम करना, ये जितने भी आपने टेस्ट में इनमें मिस्टेक की थी या जो भी एनालिसिस आपने किया, जो कमियां आपकी रह गई थी, वो आप दोबारा से 1 मई को सारे टेस्ट के एक बार गो थ्रू हो जाना 3 घंटे बैठ के। 1 मई को दोबारा कोई टेस्ट नहीं करना है, आराम से इन्हीं का देखना कि आपने क्या एनालिसिस किया, ये काम हो जाएगा। 2 मई को बी वाइज क्लासेस का बीट का आपका लास्ट मेजर टेस्ट होगा। फिर 3rd मई को आपको क्या करना है? एक बार वापिस 9th एंड 10th टेस्ट को फिर से गो थ्रू हो जाना, बैठ के 2-3 घंटे देख लेना, इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। तो ऐसे 2800 क्वालिटी क्वेश्चंस आपके लास्ट 10 डेज में एक बार फिर से रिवाइज हो जाएंगे और पूरा पेपर आपका यहीं से आएगा। किसी को ये लगता है सर बायो तो हमारी अच्छी है, हमें केमिस्ट्री में और इंप्रूव करना है, तो केमिस्ट्री में आप क्या कर सकते हो? जो अपने केयर के मेजर टेस्ट है ना, उनकी पीडीएफ आपके पास आती है केयर के मेजर टेस्ट की। केयर के जो मेजर टेस्ट में वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता हूं, आपकी मिस्टेक बताता हूं, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेईई मेंस की क्वेश्चन कराता हूं, आपको ये बताता हूं कि इस बार नीट 2024 में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। वो जो केयर के मेजर टेस्ट है ना, उनकी डायरेक्ट पीडीएफ उठाना, उन पीडीएफ को बैठ के 10-10 मिनट रीड कर देना कि सर ने ये सिखा था, यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये नीट 2024 में पूछा जा सकता है। तो 10 से 15 मिनट इनको भी एक बार अपना अलग से टाइम देके जरूर रिवाइज कर देना। कर लोगे या नहीं कर लोगे? इतना सा काम तो आपको करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा जो केयर के मेजर टेस्ट है ना यार, एक क्वेश्चन नहीं करा रखा मैंने वहां पे, ये टोटल 10 टेस्ट में 500 क्वेश्चन नहीं है। अगर आप सही से एनालाइज करोगे ना, एक एक क्वेश्चन में मैंने आपको 5-5, 6-6, 7-7 पॉइंट बता रखे हैं। यानी ऑन एन एवरेज अगर पर क्वेश्चन हम 4 पॉइंट भी मान के चले, 2000 से ज्यादा क्वेश्चन करा रखे हैं आपको केयर में। क्या इन 2000 क्वेश्चन से भी बाहर पूछेगा क्या एग्जामिनर? एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बाहर आने वाला है, पूरा पेपर आपका यहीं से आने वाला है। और ये जो आपने बीट के टेस्ट प्रैक्टिस किए, ये तो आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हुई है केमिस्ट्री में, तो वो तो बस केयर में कर लिया आपने, उतना ही काफी है। समझे कि नहीं समझे? तो ये इतना काम आपको अच्छे से करना है। और इसके अलावा डेली आपको 10 मिस्टेक्स ऐसी सर्च करनी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में, जो आप नीट एग्जाम में कर सकते हो। 10 मिस्टेक तो मिल ही जाएगी। डेली 2 टेस्ट करोगे, नोट्स पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, अपने शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला बुक रिवाइज करोगे, 10 मिस्टेक तो डेली ऐसी मिल ही सकती है ना अपने को। तो उन 10 मिस्टेक को लिख लेना है, और उन 10 मिस्टेक को लिखने के बाद टोटल हमारे पास 100 मिस्टेक हो जाएगी। ये जो 100 मिस्टेक्स है ना, ये आपकी वो मिस्टेक है जो आप एग्जाम में दोबारा से करके ड्रॉपर बन सकते थे। लेकिन अब ये 100 मिस्टेक्स जब आप नीट एग्जाम में 3rd 4th मई को 4-5 बार देख के जाएंगे, तो एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं होगी। इनमें से जो क्वेश्चन आएगा वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद इतना सब होने के बाद अब क्या करना है भाई? 4th मई को कोई कुछ नहीं पड़ेगा, जितना भी कर लेना है। मैंने आपको 11 दिन का टाइम दे दिया, 23 अप्रैल से लेके 3rd मई तक का। इन 11 दिन में, प्लान 10 दिन का, इन 11 दिन में जो कुछ आप करना चाहो आराम से कर लो। ठीक, तो अब 4th मई को आपको कुछ भी नहीं पढ़ना कि सर मेरे को बायो के जो थियोरेटिकल चैप्टर है, बायो तो थियोरेटिकल ही है, केमिस्ट्री के जो थियोरेटिकल पॉइंट्स है या फिजिक्स के थियोरेटिकल पॉइंट्स है या बायो की एनसीईआरटी, वो देखने चाहिए नहीं देखने चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चंस में सारा आपका हो चुका है। आप साथ में पैरेलल पढ़ के भी आए हैं, अभी भी आपका 2 बार रिवीजन हो गया। आपने एनसीईआरटी पढ़ी और पैरेलल आपने वो भी तो किए हैं, मेजर टेस्ट भी तो रिवाइज किए हैं यार।
तो 2-2 3-3 बार तो अभी भी रिवाइज हो रहा है आपका डेली। फोर्थ में को अलग से रिवाइज करके क्या हो जाएगा, कोई नीड नहीं है। तो फोर्थ में को आपको क्या करना है, एक तो 100 मिस्टेक्स जो आप ये लिखेंगे, डेली की 10 मिस्टेक अब आप अलग से एनालाइज करेंगे, अलग से लिखेंगे, ये मिस्टेक आपको डेली रिवाइज करनी है। इसके मतलब फोर्थ में को रिवाइज करनी है। इसके अलावा इन 10 मेजर टेस्ट की 14 मेजर टेस्ट की मिस्टेक बुक बनाने का पहले ही मैंने आपको बोला था। तो आपके पास हर टेस्ट की 10, 15, 20 तक मिस्टेक होंगी, तो 200-300 वो मिस्टेक भी आपकी होंगी। तो टोटल ये जितनी 300 मिस्टेक बने या 400 मिस्टेक बने, इनको आपको बार बार फोर्थ में को अच्छे से रिवाइज करना है। और ध्यान रहे सिर्फ दिन दिन में करना है। रात में आपने 8 बजे खाना खाया, 9 बजे खाना खाया, उसके बाद मत पढ़ना, बस सो जाना। अगर मन करे तो रात में सोने से पहले एक बार इन 100 मिस्टेक्स को और देख लेना। कोई चैप्टर नहीं पढ़ना, कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, कोई नोट्स नहीं पढ़ने, कोई फॉर्मूला बुक नहीं देखनी। और 5th में को सुबह उठने के बाद आप कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नेचर का एंजॉय करेंगे। आप नेचर को, पेड़ पौधों को देखो, पक्षियों की आवाज सुनो, आप अपने आसपास देखो कैसे जीव जानवर हैं, ठीक, कौन कैसी एक्टिविटी कर रहा है, बस उसको ऑब्जर्व करो। पीसीबी से रिलेटेड दिमाग में कुछ भी नहीं सोचेंगे। आराम से 5th में को अपना एग्जाम दे के आएंगे। उस दिन क्या करना है, कैसे करना है, उसमें मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आज मेरी ये 10 डेज की प्लान की वीडियो थी, ये आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर अब वापिस आ जाते हैं एक बार अपने पॉइंट पे कि हमें इसमें डूज और डोंट क्या क्या है। देखो, हमें क्या करना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें क्या नहीं करना है। और जो बड़े लोग होते हैं, जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करके टॉप करते हैं, वो ओनली इस बात पे फोकस करते हैं हमें क्या नहीं करना। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाए ना कि मुझे क्या नहीं करना, फिर क्या करना वो अपने आप समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले डोंट पे फोकस करते हैं। डोंट थिंक अबाउट एग्जाम। एग्जाम से पहले ये नहीं सोचना कि इस बार एग्जाम टफ आएगा, फिजिक्स टफ आ सकती है, पिछली बार इजी थी, केमिस्ट्री में लेंथी पेपर आ सकता है, बायोमेट्री की आ सकता है। ऐसी कोई भी बात ना तो आपको सोचनी है, ना ही अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। क्योंकि ईमानदारी से अगर मैं बताऊं, ना तो आपको पता है, ना आपके फ्रेंड्स को पता है, और इवन मैं तो आपसे सीनियर हूं, आपका टीचर हूं, मुझे भी नहीं पता कि एग्जाम कैसा आने वाला है। तो एग्जाम के बारे में नो डिस्कशन, क्योंकि जितना डिस्कशन आप करेंगे इससे ओनली टाइम वेस्ट होगा, ये आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होने जा रहा। कोई दीदी भैया यूट्यूब पे सुनाने आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए आ रहे हैं, उनको भी आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए भी बेटर होगा, उनके लिए भी बेटर होगा, ताकि वो भी आने वाले टाइम पे थोड़ी अच्छी सोच रखे, अपनी गंदी सोच को खत्म करके बच्चों के लिए अच्छे वीडियो बनाना स्टार्ट करें। क्योंकि एग्जाम कैसा आएगा ये किसी को नहीं पता होता है, ये सिर्फ एग्जामिनर को पता होता है कि उसने कैसा एग्जाम सेट किया, उसके अलावा किसी को नहीं पता होता है। तो इसके बारे में नो डिस्कशन। फिर इसके बाद नो ओवर थिंकिंग। बहुत सारे बच्चे सोचने लग जाते हैं एग्जाम ऐसा है तो मैं ये करूंगा, एग्जाम में ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया तो पेपर के दिन ये प्रॉब्लम आ गई, पेपर के दिन ऐसी जगह पे सेंटर आ गया। ऐसा सोचने से कुछ नहीं होने वाला। आप जो सोचते हैं ना, आज तक जितनी भी बातें आपने सोची है, एग्जैक्टली वैसा कभी हुआ ही नहीं है। खुद साइकोलॉजी ये कहती है, जो बातें हम अपने दिमाग में बना लेते हैं, जिनकी टेंशन हम लेते हैं, 99% से ज्यादा थॉट ऐसे होते हैं जो कभी घटित ही नहीं होते। तो उनके बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कोई ओवर थिंकिंग नहीं करना, एक्स्ट्रा फालतू का कुछ भी नहीं सोचना। फिर इसके बाद डोंट लर्न न्यू टॉपिक्स। नए टॉपिक इन 10 दिन में नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि नया टॉपिक आप पढ़े उससे क्वेश्चन आए कोई जरूरी नहीं है, और आए भी तो सेक्शन बी में आया तो अपने पास छोड़ने का भी ऑप्शन होता है। तो नया टॉपिक पढ़ना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, इसको बिल्कुल अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट, डोंट स्टडी टू मच। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बोला, 18 घंटे नहीं पढ़ना, 10 आवर्स, 11 आवर्स, 12 आवर्स अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ कि सुबह आप उठ गए, जल्दी आप उठ गए, मान लीजिए 6 बजे पढ़ना आपने स्टार्ट किया, 6 से 10 बजे तक, 11 बजे तक एक सीटिंग लगा दी भाई, आपने केमिस्ट्री और बायो को दोनों को निपटा दिया। फिर 11 से 12 लंच कर लिया, आराम कर लिया। फिर 1 से 2, 3, 4 तक या तो आपने टेस्ट का एनालिसिस कर दिया, या आपने अपनी फिजिक्स निपटा दी। फिर उसके बाद फिर 1 घंटा खेल लिए, आउटडोर गेम खेल लिया, पेरेंट्स के साथ घूमने चले गए, मम्मी पापा से बात कर ली। फिर उसके बाद आपने फिजिक्स कर ली, या आपने 2 पेपर का एनालिसिस कर लिया। तो ये करना है आपको, ज्यादा नहीं पढ़ना, समझे। और डेली मिस्टेक वाली कॉपी डेली जरूर रिवाइज करना भाई, सुबह भी करनी है और शाम में भी करनी है। ये भी 5-5 मिनट एक्स्ट्रा निकालना कि डेली मिस्टेक वाली कॉपी के दर्शन करने ही करने हैं, शाम में भी करने हैं, क्योंकि मिस्टेक वाली कॉपी हमारा सिलेक्शन कराएगी। ये बात नोट कर लो। नेक्स्ट, डोंट टेक टू मच टेस्ट इन द लास्ट 10 डेज। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है, डेली 2 टेस्ट, डेली 3-3 टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं कहता हूं लास्ट 10 डेज में अगर आप प्रॉपर टेस्ट करते आ रहे हैं, लास्ट 10 डेज में 4 to 5 टेस्ट इज मोर देन एनफ। 3 to 4 टेस्ट इज मोर देन एनफ। जो आपके बीट के बच्चे हैं यही काफी है।
इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने पहले टेस्ट प्रैक्टिस कम की है, उसने अभी अप्रैल में या 15 अप्रैल के बाद टेस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, तो मैं आपको भी कहूंगा 7 से 8 से ज्यादा टेस्ट ना करें। इससे ज्यादा टेस्ट आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि आप टेस्ट तो करेंगे लेकिन एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, आप उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाते हैं आप डूज पे। इस टाइम पे आपको पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है। आप कॉलेज में जा रहे हैं, आप मरीजों को इलाज कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा को आप पे बहुत गर्व है, आपके दोस्त फ्रेंड जितने भी है वो भी डॉक्टर हैं, आप उनसे अच्छे से मिल रहे हो, आप पार्टियां कर रहे हो वीकेंड पे। ऐसी ऐसी बातें आपको सोचनी है, ओनली पॉजिटिव सोचना है, अपने कॉलेज के बारे में सोचना है। फिर इसके बाद बी हेल्दी। डॉक्टर का पहला कैरेक्टर है कि दूसरों की हेल्थ का वो ख्याल इसलिए रख पाता है क्योंकि वो खुद हेल्दी होता है। अगर मुझे केमिस्ट्री आती है मैं तभी आपको पढ़ा सकता हूं, अगर आप खुद हेल्दी हैं तभी आप दूसरे को हेल्दी बना सकते हैं। फिर इसके अलावा रिवाइज रेगुलरली, रिवाइज करना ही करना है। कैसे करना है? नोट से कर रहे हैं, एनसीईआरटी से कर रहे हैं, पैरेलल हम कहां से पढ़ रहे हैं? पैरेलल हम अपने जो टेस्ट पेपर है उनसे भी रिवाइज कर रहे हैं। ठीक, इसके अलावा रिवाइज रेगुलरली, एनालाइज, राइट एंड रिवाइज मिस्टेक। जैसा मैंने बोला कि आपको डेली मिस्टेक लिखना है, डेली एनालिसिस करो और क्या मिस्टेक है कुरेद दो, पूरा पेपर को कुरेद दो, एनसीईआरटी को कुरेद दो, मैं इसमें और क्या मिस्टेक ऐसी है जो मैं एग्जाम में कर सकता हूं। तो डेली अगर आप 10 मिस्टेक भी ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे 10 दिन में, पर डे 10, तो ये आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन इससे भी बड़ी जीत तब होगी जब उस मिस्टेक का एनालाइज करके आप राइट डाउन करके उसको अच्छे से रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करेंगे और 4th में को भी 3-4 बार पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट, गो थ्रू एनसीईआरटी हाईलाइट। जो आपके एनसीईआरटी के हाईलाइटेड पॉइंट है उनके गो थ्रू हो जाए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे आप मिस्टेक कर सकते हैं, आपने ऑलरेडी सब पढ़ रखा है, बस गो थ्रू हो जाना है, एक बार देख लेना है कि एनसीईआरटी में मेरी ये मिस्टेक्स बायो में हो सकती है, केमिस्ट्री के थ्योरेटिकल चैप्टर में हो सकती है। वैसे केमिस्ट्री में जो आपके नोट्स है उसमें पूरी एनसीईआरटी वो भी अगर आप देखेंगे काफी रहेगा। एनसीईआरटी आप देखते हैं, कृष्णा बैच आपने फॉलो किया वो भी काफी है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने लास्ट 10 मेजर टेस्ट है ना केयर टेस्ट सीरीज के, जो वो 10 मेजर टेस्ट किए हैं और उनके वीडियो सॉल्यूशन देखे हैं, उनमें मिस्टेक्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट के आपने नोट्स बनाए हैं, वो देख लोगे ना, दैट विल बी मोर देन एनफ। इन 10 पेपर से ही आपका केमिस्ट्री का पेपर आने वाला है, क्योंकि मैंने पूरा जोर लगा दिया। आपने देखा भी होगा केयर के टेस्ट थोड़े अच्छे लेवल के, वो अच्छे लेवल के पता इसलिए है, सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश किए, सारे टॉपिक मल्टीपल टाइम रिवाइज कराने की कोशिश किए, थोड़े इसलिए अच्छे क्वालिटी के रखे हैं। नेक्स्ट, टॉक टू योर पेरेंट्स और टीचर्स डेली। आप अपने दोस्तों से बात करने के बजाय जितना ज्यादा अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करेंगे, जितना ज्यादा अपने टीचर से डिस्कस करेंगे, उतने ही ज्यादा मार्क्स आपके बढ़ेंगे, उतने ज्यादा आप पॉजिटिव रह पाएंगे, उतना ज्यादा आप एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर आप आपके दोस्त से बातें करेंगे तो आपके दोस्त के पास टाइम नहीं है, आपका दोस्त बिजी है रील्स देखने में, रील्स बनाने में, आईपीएल के मैच में, ड्रीम 11 में पैसा लगाने में, वो बिजी है पॉलिटिकल न्यूज सुनने में, वो बिजी है नेटफ्लिक्स पे नई नई वेब सीरीज देखने में, उसके पास टाइम नहीं है। अगर आप उससे बातें करेंगे तो हो सकता है अपने वाली थोड़ी सी एनर्जी वो आपको दे जाए और आप भी रिवीजन की बजाय रील्स की तरफ चले जाएं, मिस्टेक की बजाय आप मूवीज की तरफ चले जाएं और आप अपने फिजिक्स की बजाय आईपीएल की तरफ चले जाएं। तो इस बात का ध्यान रखना है, अपने दोस्त की एनर्जी अपने पास नहीं आने देनी है, उसको आपको अवॉइड करना है। दोस्त अगर आपका सच्चा है, आप भले ही इन 10 दिन बोलना बंद कर दो, फिर भी आपको वैल्यू देगा, आपके साथ एग्जाम के बाद अच्छे से बात करेगा। और जो दोस्त एग्जाम के बाद बात नहीं करेगा वो हमारा दोस्त था ही नहीं। बेशक उसको हाथ जोड़ के मना कर दो, भाई 10 दिन फोकस करने दे, फिर खूब बातें करेंगे। बात करनी है पेरेंट्स से करो, बात करनी है टीचर से करो। इसके अलावा अगर आप और किसी से ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, ज्यादा फालतू इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका पढ़ाई में लॉस करेगा। और ये चीज आप ऑलरेडी अभी तक सीख चुके हैं। जितनी बार भी आपने अपने फ्रेंड से बातें की है, उतने ही बार आपके टेस्ट का स्कोर घटा है, उतने ही बार आप अपने दिन का टारगेट पूरा नहीं कर पाए, उतने ही बार आप प्रॉपर्ली रिवीजन नहीं कर पाए, उतने ही बार आप अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं कर पाए। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, एक अच्छा डॉक्टर वो है जो 100 मिस्टेक को एक बार करता है, और एक अच्छा ड्रॉपर वो है जो एक ही मिस्टेक को 100 बार करता है। यानी पहले भी फ्रेंड ने टाइम वेस्ट किया, अभी भी उसका फ्रेंड उसका टाइम वेस्ट कर रहा है, खुद टाइम वेस्ट नहीं कर रहा लेकिन फ्रेंड के कारण टाइम वेस्ट हो रहा है। एक अच्छे डॉक्टर के कैरेक्टर कभी भी नहीं हो सकते। तो अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छे डॉक्टर के कैरेक्टर होने चाहिए। एक बार मिस्टेक हो गई, चाहे वो सब्जेक्ट की है, वो हमारी जनरल लाइफ की है, वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, वो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए एक अच्छे डॉक्टर की तरह पूरे डिसिप्लिन में, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी से, पूरी पॉजिटिविटी, पूरी एनर्जी, पूरे फोकस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अपना टाइम लगा देना है। और जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा
कि आप डेली सुबह और शाम सिर्फ एक काम कराएं, अपने बच्चे की नोटबुक, मिस्टेक वाली नोटबुक उठाएं और उसको रिवाइज कराएं। जो पेरेंट्स बच्चों से दूर है, जिनके बच्चे कोटा में या किसी और सिटी में, पटना, हैदराबाद, कहीं भी पढ़ रहे हैं, वो अपने बच्चों को बोले फोन करके, बेटा आपने मिस्टेक रिवाइज करी या नहीं करी। अगर नहीं की, बच्चा है, गलती कर सकता है, उस पर आपको गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि उसका ये थोड़ा टेंशन का टाइम हो, वो थोड़ी सी स्ट्रेस में रहता है, हो सकता है वो भूल गया हो, वो हो सकता है उसको टाइम ना मिला हो। तो बड़े ही प्यार से पेरेंट्स को अपने बच्चे को ये बोलना है, बेटा एक काम करो, अभी कॉपी उठाओ, मेरा प्यारा बच्चा है, अभी इसको रिवाइज करेगा। फोन बाद में रखना, पहले कॉपी उठा के अभी बोल बोल के मेरे सामने रिवाइज कर दे। बोल बोल के रिवाइज नहीं कर सकता, आप तू ईमानदारी से कर दे। आप एक वीडियो कॉल कर लो, बेटा तू, मैं वीडियो पे देख रहा हूं, तू कैसा पढ़ रहा है, तू पढ़ दे, मैं सोच रहा हूं तू कि जब अपने हॉस्पिटल के ऑफिस में बैठा हुआ तू कैसा लगेगा, ऑपरेशन थिएटर में जब तू काम करेगा कैसा लगेगा, तो तब तक जल्दी से अपनी मिस्टेक रिवाइज कर। ऐसे आप अपने बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं। तो पेरेंट्स की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो बड़े प्यार से अपने बच्चों को समझाएं, उनको मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक जाने के लिए मोटिवेट करें, मॉर्निंग में, इवनिंग में उनको मिस्टेक्स रिवाइज करने के लिए मोटिवेट करें। और एक बात और ध्यान रखना, मैंने बोला कि हेल्दी रहना, हेल्दी रहने का सबसे बड़ा एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चा मॉर्निंग में सनराइज और इवनिंग में सनसेट देखता है, वो जिंदगी में कभी बीमार नहीं हो सकता है। तो डेली सनराइज और सनसेट देखना ही देखना है, और डेली सनराइज सनसेट देखने से आपको अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए एनर्जी मिलेगी, आप पॉजिटिव रहेंगे, आप अच्छा सोच पाएंगे, आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है भाई, उम्मीद, देखो वीडियो लेंथी हो गया, लेकिन मैंने वो सारी बातें कवर करने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम में काम आएगी, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, जिससे आप एक अच्छी रैंक, अच्छे मार्क्स के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएंगे, अच्छा डॉक्टर बन के अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे, हमारे देश की, समाज की भलाई के लिए काम करेंगे। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।